नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त 2024 से पहली बार ये दिवस मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ के तौर पर इसको मनाना शुरू किया था। आज स्पेस में भी भारत ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो इस पूरी यात्रा को, इस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूकॉस्ट में डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी। आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं और इस रेडियो के फाउंडर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। और हमेशा इस रेडियो स्टेशन से जुड़ना अच्छा लगता है। सर, किस तरह से पूरा देश इस दिवस को मना रहा है आज? क्योंकि बेशक जमीनी हालात कई बार बहुत बेहतर नहीं होते हैं, हम सुधार की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष पे जाने की खुशी एक अलग ही होती है। और इस बार तो ये सोशल मीडिया में जिस तरह से तमाम खबरें दिखी और एक बच्चा भी कनेक्ट कर पा रहा था कि कैसे लैंडिंग हो रही है, कैसे हम स्पेस पे जा रहे हैं। तो माहौल कैसा है इस वक्त देश पे अंतरिक्ष को लेकर? देखिए, जो अंतरिक्ष की उड़ान है, भारतवर्ष की 47वें देश आजाद हुआ, एक ऐसा राष्ट्र आप समझिए जिसमें 16-17% लिटरेसी है, भूख है, बीमारी है, हालात बहुत अच्छे नहीं है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में आप विक्रम साराभाई, उनके बारे में सोचिए किस तरह से, या हमारे उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए कि किस तरह से वो ख्याति प्राप्त जो आज इंस्टीट्यूशन है वो खड़े हुए होंगे। 69 में जब इसरो बना है, आप सोचिए इसरो की उड़ान 1975 में पहली बार आर्यभट्ट, उससे पहले 62 में जो है वो इसरो से पहले एक संस्था थी। उससे पहले IIRS देहरादून में बना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है 66 में। तो देहरादून को एक गौरव है कि इसरो से भी पहले वो संस्थान बना। उसके साथ हम बहुत करीबी रूप से कार्य करते हैं और वो स्किलिंग का कार्य जो रिमोट सेंसिंग और GIS का होता है वो वहीं से होता है। मुक्त विश्वविद्यालय का भी जो GIS का कार्यक्रम है उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो IIRS के ही हैं, इसरो से हैं। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन छलांग देखिए, बैलगाड़ी में जा रहा है, सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हो रहा है, और आज तक का 75 से लेके आज तक की पूरी यात्रा देखिए कि कमाल की यात्रा रही है। और ये भी, और इस वर्ष का ये भी एक इत्तेफाक है कि इस वर्ष का जो थीम ही है वो है कि आर्यभट्ट से लेके जो गगन यान तक की ये पूरी की पूरी यात्रा है। ये इस देश का उद्घोष है अंतरिक्ष में जाने का। इसलिए नहीं है कि अंतरिक्ष में जाना, या हमने जो मिशन मार्स था, या तीसरा जो हमारा, जैसे आपने कहा, चंद्रयान 3, और जिस तरह से 23 अगस्त को 2023 को उसका सफल और साउथ पोल में होना, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लैंडिंग थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी सुंदर लैंडिंग होना, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरा देश सचमुच नाचा है उस पर, क्योंकि वो अभूतपूर्व है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी को कितना समझ में आता है या कितना नहीं आता है, लेकिन एक रॉकेट से उसको जाना, छोड़ना, वहां पहुंचना, ये अपने आप में अद्भुत होता है। क्योंकि मैं राज्य का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसका एक बार मैं उसका निदेशक पहले भी रहा हूँ, वर्तमान में भी हूँ। तो मैं जानता हूँ कि इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो असाधारण हैं उस लिहाज से, क्योंकि 23 में ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसके बाद से लेके हम इसको राष्ट्रीय हमारा अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, और युवाओं के लिए विशेष रूप से। बिल्कुल सर, जो स्टेम है, जो इंजीनियरिंग के प्रौद्योगिकी से, इनसे मतलब युवाओं को जोड़ने की जो बात है, तो कैसे हम युवाओं को मोटिवेट करें, इस दिशा में प्रोत्साहन दें? देखिए, ये जो स्पेस का है ना, जिसको हम मानते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है कि शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष में चले गए, या जिसको हम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां चले गए, यही नहीं है। इसका अर्थ होता है कि ये थर्ड आई है। जमीन पर जो कुछ हो रहा है, वो कृषि के क्षेत्र में हो, वो बागवानी के क्षेत्र में हो, वो और तो और आप सोचिए कि कहीं पर हम लोगों ने इसका प्रयोग किया कई जगह में कि सोलर जो आपकी है वो कहाँ पर लगना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए, ये हो, जलाशय हो, मैपिंग करनी हो, रोड हो, अर्बन प्लानिंग हो, डिजास्टर हो, कुछ भी कहिए, अंतरिक्ष के प्रयोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि आम जन के जीवन से जुड़ा हुआ है। GPS की कल्पना करिए, क्या आप कल्पना कर सकती हैं
कि इस आपके रेडियो स्टेशन से, यूओयू से अगर आपको काला ढूंगी जानना है तो स्वाभाविक रूप से आजकल आप जीपीएस का प्रयोग करते हैं। अब भारतवर्ष ने नाविक बना दिया, सोचिए। अभी तक आपके पास जो अमेरिकन, ये यूरोपियन सिस्टम था, ये कितनी बड़ी बात है कि नेविगेशन के लिए आपके पास अपना सिस्टम है नाविक का, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो भारत ने जो हमारी भू राजनीति है उस पर भी ये बड़ा एक असर डालता है। अगर हम तमाम ताकतवर देशों के बनिस्पत अपने को अगर रखें तो हमारी पोजीशन मजबूत हो जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो होता है, देखिए वो राष्ट्र शक्तिशाली है, शक्तिशाली इस संदर्भ में है कि इसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जिसके पास वो स्टैंडिंग है। भाई यूएस इसलिए बना, भले ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एटॉमिक पावर थी, वो आया, और लेकिन उसने दिखाया कि शक्ति उसके पास है। भारत ने तमाम विरोधों के बाद, इतने एम्बार्गो के बाद भी भारत एक एटॉमिक शक्ति बना। आपके पास डिटरेंस की ताकत है ना, सामने वाले को मालूम है कि इसके पास ताकत है। आप शक्तिहीन है, उसके बाद आप कहते रहे तो आपकी कोई सुनता नहीं। दिनकर की तो पंक्तियां आपको याद ही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमको स्पेस में भी अपनी सुप्रीमेसी चाहिए थी, और भारतवर्ष ने उस सुप्रीमेसी को हासिल किया। यही नहीं किया, आपको पता है कि गगनयान हम कह रहे हैं, भाई राकेश शर्मा गए, ऐसे ही अभी शुभांशु शुक्ला गए, अब हम गगनयान में हमारे 4 भारतीय वो जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मतलब ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसको बहुत नजदीकी तौर पे देखता रहा हूं। और कल हमारा इसका जो पूरा का पूरा स्पेस सम्मेलन था, और कल दिल्ली में जो हमारा दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, और आज भी दिल्ली में इसका कार्यक्रम है, मैं शामिल हुआ था उसमें कल, और आज भी था उसमें प्रधानमंत्री जी का उसमें संदेश था। तो महत्वपूर्ण है कि लीडरशिप के स्तर पर भी, चाहे राज्य में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है हमेशा स्पेस टेक्नोलॉजीज, हमेशा जो हमारी लीडरशिप रही है, उनको ये समझ में आया है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, कि चाहे वो ड्रोन्स की हो, चाहे सैटेलाइट्स हों, चाहे वो जीआईएस बेस्ड हों, मैपिंग हो, किसी भी चीज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, और तकनीक को विकसित करना ही होगा। और युवाओं के लिए स्टार्टअप के रूप में अनंत संभावनाओं का क्षेत्र में, सचमुच अनंत इसलिए कह रहा हूँ, ये कहने के लिए नहीं, जुमला नहीं है, ये रियल में नहीं, ये क्योंकि अथाह संभावनाएं है ना। आपके मोबाइल वैन में, उसमें आपकी जो ऐप है, उसमें जैसे ही आप जियोग्राफिक लोकेशन देते हैं, यानी वेयर आप कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसमें अंतरिक्ष का, उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। तो आपका चाहे जोमेटो का लाना हो वो भी होगा, चाहे स्विगी का लाना हो वो भी होगा, चाहे कैब बुलानी है वो भी होगी, कोई भी जो भी है इस तरह के कार्यक्रम वो। सर, जैसे भारत युवाओं का देश है और प्रौद्योगिकी में भी काफी अग्रणी है, कैसे हम एक सुदूर गांव के या हाशी के युवा को भी इस मिशन से जोड़ें, इस राष्ट्रीय चेतना से जोड़ें अंतरिक्ष की, कैसे संभव होगा? क्या स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या अलग से अंतरिक्ष पर कुछ पढ़ाया जाए, कुछ नए कोर्सेज डेवलप किए जाएं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय से आपने देखा कि हमने यहाँ जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, कई लोगों को, श्रोताओं को मालूम नहीं होगा कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो पाठ्यक्रम है ये बहुत सामान्य रूप से विश्वविद्यालयों में नहीं होता है। और क्योंकि फैकल्टी के साथ, क्योंकि मैं संचालन के दिन उस दिन जिक्र भी किया था कि हम आपदा में, हम यहाँ शोधार्थी बैठे थे, बात कर रहे थे शोध पे, वहाँ आपदा थी, मलबे से लोग लाशें निकल रही थी, तो मैंने यही बोला कि हमारे पास इतना बड़ा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, जीआईएस डिपार्टमेंट है, तो कैसे हम उस आपदा पर एक आपदा बैंक बनाएं, कुछ काम करें। तो ये सर, आज भी ये सवाल है आपसे, आप नहीं, आपने इतने सुंदर डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हम कैसे करें? देखिए, ऐसा है ना, जब मैंने इसको प्रारंभ किया था इस विभाग को, और मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए जुड़ा रहता हूँ विश्वविद्यालयों से, क्योंकि वहाँ छात्र हैं। देश को देखो बड़ा बनना है, समृद्ध बनना है, सशक्त बनना है, तो युवाओं को हमको सशक्त करना ही होगा। और एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, और स्किलफुल, जिससे स्किल्ड बने छात्र, तो वो समय की आवश्यकता है। तो हमने जीआईएस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रारंभ ही इसलिए किया था कि मालूम तो हो, और जिसमें आपने कहा ना सबसे सीमांत के क्षेत्र में भी हो, तो क्योंकि इसकी रीच वहां तक है, तो उसके लिए ये एक्सेसिबल था। मॉडल हमने यहाँ और देहरादून में बनाया, कई छात्र
इस बीच में भी मैं जानता हूं कि उसमें कई बहुत से दुरूह थी व्यवस्थाएं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उसको देखा है और जियो इन्फॉर्मेटिक्स चला है। साथ साथ में अच्छी बात यह हुई कि उसमें अंतरिक्ष के विभिन्न प्रयोगों के बारे में, अनुप्रयोगों के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत सी चीजें हैं जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। और अच्छा ये हुआ है इस बीच में इतना सेंसिटाइजेशन हुआ। देखिए जो ये पीढ़ी है सुनीता, जो इस समय जो हमारे स्कूल्स में है स्टूडेंट्स, ये जेनजी है और जेनजी बिल्कुल दूसरी है, ये थर्ड मिलेनियम की है जो पीढ़ी है। इनके लिए सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबिलिटी है जो पहले नहीं थी। कंप्यूटर, संचार माध्यम, सारी चीजें ये पहले नहीं थी। अब इसके बारे में बहुत सजगता है। आप कहीं रहें, जहां मोबाइल फोन्स हैं, जहां कनेक्टिविटी है, वहां ये सारी की सारी चीजें हैं। सवाल ये है कि चाहे वो गति शक्ति का कार्यक्रम हो या जो मोबाइल एप्स हैं या जितनी जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हैं, जब वो वहां पहुंचती हैं, आप तो देख रही हैं ना यूट्यूब ने क्या कमाल किया है भाई शिक्षा को पर्सनलाइज्ड शिक्षा बनाने में, कि व्यक्ति सामने देख के पढ़ पा रहा है, ऐसा पहले नहीं था। लेक्चर सुन पा रहा है, लेक्चर सुन पा रहा है, देख पा रहा है, आपकी आवाज को सुन पा रहा है। रेडियो थे लेकिन यूट्यूब का माध्यम नहीं था। तो ये इस चीज ने इन टेक्नोलॉजीज को घर घर का, जन जन का बनाने में बहुत सहायता की है, इससे बहुत मदद मिली है। हाँ, दूसरा प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि आपदा के जैसे समय में किस तरह से इन तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल ये होता है, देखिए कि क्लाइमेट के लिए भी, अब जैसे मैं आपको अभी धराली का है ना, धराली में इतनी बड़ी विभीषिका आई उत्तरकाशी में। होता यह है कि किसी एक क्षेत्र में, जैसे वहां आया, हमने कहा कि एक पूरी के पूरे एक फैन पूरा का पूरा बना, ऊपर से डिल्यूज आया, जो पूरा का पूरा डेबरी है वो आया और उसमें पूरा का पूरा धराली का जितना रिहायशी इलाका था, मार्केट था, वो पूरा का पूरा दब गया। अब जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, जो जीआईएस और तमाम सारी चीजें होती हैं, रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट है, ये जो प्री डिजास्टर है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, क्लाइमेट की प्रिडिक्शंस हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं, एआई बेस्ड मॉडल्स हैं, ग्लेशियल जो मॉनिटरिंग होती है कि ऊपर की क्या हालत है, वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेटोलॉजी है, ये सारी की सारी तकनीक हैं जो आज रहती हैं। ये वाली बात है कि क्लाउड ग्लॉफ कहते हैं उसको, कि जो हमारे पास ग्लेशियर बर्स्ट होता है, इसी तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है। 100 mm से ऊपर अगर कोई लोकलाइज्ड भी है, अगर बारिश हुई, जैसे इसमें हम कह रहे हैं टोरेंशियल रेन्स थी और वो पूरा का पूरा नीचे आया और 4 उसमें आते आते अलग अलग उसमें आते हुए उसमें LLOF जो एक लैंडस्लाइड का छोटा फॉर्म है उसने किया, और इतना मास था, इतना सारी चीजें थी कि उसने तबाही ला दी। लेकिन जो ये अब इसका अध्ययन हॉरिजेंटली नहीं हो सकता ना, सरफेस लेवल पे आप ऊपर से आप देख सकते हैं। अब होता क्या है कि कई बार टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन होती है। उस बीच में भी क्या था कि इतने क्लाउड्स थे, इतने बादल थे कि सामान्य तौर पे जो सैटेलाइट होते हैं वो बहुत नीचे नहीं देख पाते हैं, जो कार्टोसैट वगैरह की, जिसके सामान्य रूप से हम लोगों को मिलती है, जो इमेजरीज होती है। तो उसके लिए एक सार की यहाँ से डिमांड की गई, सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है, तो वो क्लाउड में भी और हेज में भी नीचे देख सकता है। तब दिखाई देता है कि भाई नीचे की क्या हालत थी, क्या कोई ग्लोव फटा या क्या हुआ, तो वो धीरे धीरे करके मालूम होता है, जिसके बारे में पता हो रहा। तो टेक्नोलॉजी विकसित होती है। ऐसी आपने अभी निसार के बारे में पता होगा, जो जिसको हम निसार भी कह रहे हैं, नासा का और इसरो का एक कोलैबोरेशन हुआ। तो वो इस तरह से था कि अगर आपका कहीं क्लाउड है या है कोई चीज है तो तब भी वो देख सकता है। इतनी उन्नत तकनीक है। और इसके आधार पर ना पूर्व में चलने के लिए तो आपको जो इसके अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं कि आपको पता है कि इस तरह का भाई प्रेसिपिटेशन का लेवल ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो एक साथ में इतनी बारिश हो सकती है। जो आप देखते हैं ना आजकल आता है कि वो कि आता है नहीं है अलर्ट्स जो होते हैं, अलर्ट्स क्या है, अर्ली वार्निंग तो है कि वो पता चल गया, उसने कहा कि बहुत बारिश होने वाली है, आज यह है और ऑरेंज है। हाँ, ये अर्ली वार्निंग है। अगर जब अर्ली वार्निंग होती है तो सटीक भी साबित हो रहे हैं। हाँ, और उसमें आप इलाकों को खाली करा सकते हैं, तो जो जान माल का नुकसान होता है वो बचता है। तो ये तकनीक है, समय के साथ में जितनी चीजें होती हैं इससे बचाव भी होता है। जी, चलते चलते सर एक आखिरी संदेश आप दीजिए कि हमारे दूरस्थ पहाड़ के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कैसे हम अंतरिक्ष विज्ञान के साथ जोड़ें, कैसे उनके भीतर ये चेतना जगाएं कि वो कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, हम भी जा सकते हैं, हम भी नई खोजें कर सकते हैं। देखो, अंतरिक्ष
जो है ना, ये पूरा का पूरा जितना है, जो हमारे दूर पहाड़ का बच्चा है, सुदूर का बच्चा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो प्रौद्योगिकी को जिस तरह से समझता है, पकड़ता है, वो अपने आप में भूतपूर्व है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमने स्टेम लैब्स बनाई हैं लगभग 180। अच्छा। बॉर्डर में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो जो उनका पिकअप है, जिस तरह से वो एंगेज करते हैं, वो अपने आप में कमाल का है। कभी आप उनसे जाके बात करके देखें तो आप कहेंगे कि क्या है। तो ये बात को आगे बढ़ाते हुए ये वाला भी है। इसी तरह से अंतरिक्ष में भी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ये वाला पूरा का पूरा पकड़ा जा सकता है, किया जा सकता है। बस सवाल ये है कि उनको मेंटोरशिप की जरूरत है, और हम सब लोग इसके साथ हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में मुझे लगता है भारत की जो छलांग है, ये हमेशा हमेशा के लिए, अभी तो जितनी है, ये इतनी दूर तक जाएगी कि हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। मुझे याद आ रहा है कि तारामंडल दिखाया करते थे गाँव में, क्या खूबसूरत एहसास होता था, बच्चा बच्चा समझ सकता था कि क्या है स्पेस। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए अंतरिक्ष को भी समझाया जाना चाहिए। आपने इतना वक्त दिया सर, इतने व्यस्त समय से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 धन्यवाद, और आपको फिर से आज नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।